बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई जो मुझे हिमालयन के बारे में बहुत अच्छी लगी है। बहुत सारी चीज़ें और भी चीज़ें हैं, रिव्यू में बहुत कुछ डिस्कस करेंगे हम। अब मैं आता हूँ कुछ चीज़ें जो मुझे बाइक के बारे में अच्छी नहीं लगी या फिर इम्प्रूव की जा सकती थी। अब मैं आता हूँ कुछ चीज़ें जो मुझे बाइक के बारे में अच्छी नहीं लगी या फिर इम्प्रूव की जा सकती थी। तो सबसे पहले मैं हेडलाइट की ही बात करूंगा। हेडलाइट का थ्रो बहुत ही बेकार है। मतलब कई बार तो पता ही नहीं चलता है कि हेडलाइट चल रही कि नहीं चल रही है। और ऑनेस्टली मैंने कई बार खुद चेक करा है कि मेरी हेडलाइट जल रही है कि नहीं जल रही है। आई मीन ऐसी बाइक जो मोस्टली लोग टूरिंग के लिए यूज करेंगे और लॉन्ग रूट के लिए यूज करेंगे, हेडलाइट और अच्छी हो सकती थी। आई रियली डिड नॉट लाइक द थ्रो ऑफ द हेडलाइट। हेडलाइट दिखने में बहुत अच्छी है एंड हाई बीम और लो बीम में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है थ्रो में। और आई रियली थिंक कि रॉयल एनफील्ड शुड अपग्रेड द हेडलाइट। सेकेंड चीज़ जो मुझे बाइक के बारे में नहीं पसंद आई वो इसका स्विच गियर का डिज़ाइन है। ऑनेस्टली मुझे ना इसके स्विच गियर का डिज़ाइन एकदम पसंद नहीं आया। खास करके ये जो जॉयस्टिक आप देख रहे हो ना, ये ऐसा लगता है कि आज नहीं तो कल टूट ही जानी है। और जो हेडलैम्प हाई बीम और लो बीम और जो पास का है ना, वो भी इंट्यूटिव नहीं है। बिकॉज सी, जब भी आप इस तरह से हैंडल को पकड़ते हो ना, तो दिस इज नॉट इंट्यूटिव। और आप इसको ऐसे डिज़ाइन कर सकते थे जिसमें कि हाई बीम और पास ना दोनों कपल्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरी RR 310 में ये वाला स्विच इस तरफ डिज़ाइन है विच इज़ वेरी इंट्यूटिव। सो ये मुझे थोड़ा समझ नहीं आया। प्लस क्या है कि ये होम का बटन है, ये जॉयस्टिक है, यहाँ पे आपका मोड चेंज है, तो थोड़ा स्कैटर्ड है। तो मतलब कंपेयर करोगे ना अगर आप एडवेंचर 390 से या फिर RR 310 से, मुझे नहीं उतना अच्छा लगा। आई मीन बहुत इंप्रूव्ड है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, बट खास करके ये वाली चीज़ ना मुझे एकदम इंट्यूटिव नहीं लगती है। और ये जॉयस्टिक तो राइड करते हुए, अगर आप बाइक चला रहे हो और आपको ये ऑपरेट करना है ना, तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और खास करके राइड करते हुए ना ये जॉयस्टिक चलाना और बैलेंस करना एक मुश्किल टास्क हो जाता है। नहीं, मुझे थोड़ा सा डाउट है इस बैक लाइट पे। क्योंकि क्या हो रहा है कि मैंने एक्चुअली में ये पॉइंट पहले भी पुटअप करा था और बहुत सारे लोगों ने बोला कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होने वाला है। मैंने बहुत सारी बाइक्स देख ली है जिनकी इंडिकेटर्स टूट गए हैं, नई बाइक्स की। तो अगर आपका ये इंडिकेटर टूट जाता है ना, तो आपकी बैक लाइट भी, यू विल लूज आउट 50% ऑफ योर बैक लाइट ऑल्सो। और ये जो इंडिकेटर्स होते हैं ना लगेज माउंट करने में, आई मीन जब आपका पिलियन उतरता है बैठता है, ये बहुत चांसेस है इंडिकेटर फ्लिम्सी होते हैं इनके टूटने के। और क्योंकि बैक लाइट इंटीग्रेटेड है, आई थिंक कि लॉन्ग रन में ना आपको ये प्रॉब्लम दे सकता है। जब मैंने ये बाइक खरीदी थी तब मैंने फर्स्ट डे सेल्फ ही ये रॉयल एनफील्ड का OEM लेग गार्ड इंस्टॉल करा लिया था। मुझे लेग गार्ड एकदम पसंद नहीं है उसका रीज़न मैं बता रहा हूँ कि जब मैं बाइक को ना आगे पीछे करता हूँ तो ये मेरे पैर में यहाँ पे लड़ता है, क्योंकि बहुत कम मूवमेंट मिल रहा है मुझे पैर पे। तो थोड़ा सा ना बेटर डिज़ाइन कर सकते थे, जिससे ऐसे कि दिस पार्ट इज अवे फ्रॉम योर लेग। और दे कुड हैव डिज़ाइन कि थोड़ा सा वाइडर और होता। बिकॉज अगर मुझे लग रहा है कि बाइक फेल हो रही है ना बहुत ज़्यादा, ये आपके पैरों को बचाएगा नहीं। तो ये मुझे डिज़ाइन पर्सपेक्टिव से अच्छा नहीं लगा। और अगर आप OEM लेग गार्ड ही लेना चाहते हो ना, तो ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, या तो आप ये लेग गार्ड लो या फिर जो सेकंड लेग गार्ड है वो इससे भी छोटा है। अभी ये सेफ्टी लेग गार्ड, एक सेफ्टी से बात करें तो एक सेकंड पॉइंट है जो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता है। जब आप स्टॉक बाइक खरीद रहे हो ना, स्टॉक बाइक में रॉयल एनफील्ड कोई भी सेफ्टी एक्सेसरी इंस्टॉल करके नहीं देता है। जब वो मार्केटिंग में पब्लिश करते हैं एड्स को, तो उसमें हैंडल गार्ड्स भी दिखाते हैं, लेग गार्ड भी दिखाते हैं, बट एक्चुअली जब आप बाइक खरीदोगे ना, प्लास्टिक की बैश प्लेट के अलावा आपको कोई भी एक्सेसरी नहीं मिलती है सेफ्टी की। ना तो आपको हैंडल गार्ड्स मिलते हैं, ना ही आपको लेग गार्ड मिलता है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। एटलीस्ट बाय डिफॉल्ट अगर आप देखोगे कि ट्रायम्फ की बाइक, दोनों ट्विन बाइक्स को देखिए, दोनों में ही बाय डिफॉल्ट हैंडल गार्ड्स और लेग गार्ड इंस्टॉल्ड मिलता है। स्क्रैम्बलर 400 की बहुत अच्छी बात लगती है कि स्टॉक बाइक में आपको हैंडल गार्ड और लेग गार्ड मिलता है। सो बेसिकली अगर आप चाहो तो यू डोंट नीड टू इन्वेस्ट एनीथिंग ऑन दैट बाइक। नेक्स्ट पॉइंट दैट आई डोंट लाइक अबाउट हिमालयन 450, 2 महीने मैंने चलाया है, ट्रैफिक में चलाया है, हाईवे में चलाया है, और बैंगलोर का जो टेम्परेचर है वो कभी भी 30-32 डिग्री से ज़्यादा गया नहीं है इस पीरियड में। फिर भी इस बाइक में ना सीरियस हीटिंग इश्यूज मुझे फील होते हैं। जब बाइक ना ट्रैफिक में अच्छी खासी हीट हो जाती है ना, तो इतनी हीट हो जाती है कि ये जो आपका जो लेग गार्ड है ना, वो लेग गार्ड भी अनटचेबल हो जाता है।
पूरे टैंक के इस एरिया में हीट फील होती है, और वो सिर्फ इसलिए फील होती है क्योंकि रेडिएटर बहुत फ्रीक्वेंटली किक इन होता है, और रेडिएटर का जो फैन है वो पूरी हीट वाली एयर सीधा मेरे पैरों पे फेंकता है, और वो हीट वाली जो एयर होती है ना वो पूरे लेग गार्ड को गर्म कर देती है, पूरी टैंक को गर्म कर देती है, और वो बहुत ही कंफर्टेबल तो नहीं फील करता है मुझे इस टाइम पर। थोड़ा सा मतलब अगर धोखे से मैं लेग गार्ड भी टच कर लूंगा ना अपने हाथ से, मेरे हाथ जल जाएंगे। पॉइंट जो मैं एक्चुअली मेंशन करना चाहूंगा वो है विंडशील्ड का डिजाइन। विंडशील्ड का डिजाइन एस्थेटिकली देखने में बहुत अच्छा लगता है बाइक के डिजाइन के हिसाब से, चाहे शॉर्ट विंडशील्ड हो चाहे ये टॉल विंडशील्ड हो, पर ये दोनों ही विंडशील्ड्स ना काफी नैरो है। उससे क्या होता है कि आप थोड़ी स्पीड पे हो या ज्यादा स्पीड पे, आपको आपके शोल्डर्स पे तो हवा लगेगी। अब बहुत से लोग ये बोलेंगे कि आप बाइक चला रहे हो तो हवा से तो नहीं बच सकते हो, वो एक पर्सपेक्टिव है, लेकिन अगर आपका गोल है कि नहीं मैं विंडशील्ड होने से मुझे हवा ना लगे, तो चाहे आप टॉल विंडशील्ड लगा लो चाहे शॉर्ट विंडशील्ड लगा लो, आपको हवा लगेगी। और ये वाली विंडशील्ड अगर आप 6 फुट के हो तो आपके हेड पे भी हवा लगेगी। तो थोड़ी सी अगर ब्रॉडर बनाई जाती है ना एक्सेसरी विंडशील्ड एटलीस्ट, तो काफ़ी हद तक हवा से बचाया जा सकता था। So the next thing which I don't like about Royal Enfield Himalayan 450 is कि इस सेगमेंट की बाइक और इतनी एक्सपेंसिव बाइक में रॉयल एनफील्ड शुड हैव गिवन एडजस्टेबल क्लच लीवर। क्लच लीवर का डिज़ाइन सही है, रीच भी सही है, पर एडजस्टेबल होना और बेनिफिशियल होता। ऑल्दो यू कैन फिक्स दिस इजीली बाय after market clutch levers, or maybe Royal Enfield in future brings in an adjustable clutch lever. Next thing which I don't like about Himalayan 450, वो थोड़ा सा ना इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव है। आई टेल यू, हिमालयन 450 का जो वेट है ना वो ज़्यादा है, 196 केजी की बाइक है। मैं हूँ 6 फुट का, तो मुझे प्रॉब्लम फील नहीं होती है, बट होता क्या है ना कि जो इसका सेंटर ऑफ मास है ना वो काफ़ी ऊपर है। तो जब आप नॉर्मली पार्किंग लॉट्स में बाइक को ऊपर नीचे कर रहे होते हो, उस केस में ना इसमें वेट फील होता है। और इसको जब आप लगेज माउंट करोगे ना, मुझे लगता है कि बहुत ईजी है इसको टिप ओवर कराना। खास करके जब मुझे इसको सेंटर स्टैंड पे लगाना होता है ना, मैं बाइक से जब उतरता हूँ, और इस केस में ना मुझे फील होता है कि बाइक में बहुत वेट है, अगर मैं जरा सा भी केयरफुल नहीं होगा ना आई विल टिप ओवर द बाइक। और इस वजह से क्या होता है कि जब आप इसको साइड स्टैंड से भी हटाते हो ना, तो वेट इतना ज्यादा फील होता है, इसलिए बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम फील हो रही है। और इसी पे मैं एक और चीज मेंशन करूंगा, बहुत सारे लोग अलग अलग पोर्टल्स पे फोरम्स पे ना इसके साइड स्टैंड के डिजाइन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, इसका डिजाइन ना इस तरह से बनाया गया कि जब आप इसको एक खराब सड़क पे या फिर एक ऑफ रोड वाले सेक्शन पे पार्क कर रहे हो, जैसे कि ये बडी ग्राउंड या रॉकी एरिया, उस केस में ना ये वाला जो स्टैंड है ना ये आपकी बाइक को बहुत स्टेबल रखेगा। अगर नॉर्मल स्टैंड में क्या होता है कि बाइक आपकी कम टिल्ट होती है और उसमें जो उसका जो स्टेबिलिटी होती है ना वो उतनी कम होती है। तो जब आपकी अनइवन सरफेस है ना, उस केस के लिए ये स्टैंड डिजाइन किया गया और स्टैंड अच्छा वर्क करता है। हाँ, पार्किंग लॉट्स में या फ्लैट सरफेस पे आप खड़ी करोगे तो बाइक बहुत टिप ओवर होगी, तो आपको उठाने में बहुत दिक्कत महसूस होगी, खास करके जब आपने लगेज माउंट किया हुआ है। तो आई मीन देयर आर टेक अवेज फॉर एवरीथिंग। नेक्स्ट पॉइंट जो मुझे हिमालय 450 के बारे में अच्छा नहीं लगता वो है इसके स्टॉक मिरर्स। मैंने ऑलरेडी मिरर रिप्लेस करके टूरिंग मिरर लगा लिए हैं। स्टॉक मिरर्स आर बुलशिट। 80 की स्पीड के ऊपर ना वो वाइब्रेट करता है और आपको पीछे का ब्लरी व्यू मिलता है। तो आई विल हाईली रिकमेंड कि आपको ये आफ्टर मार्केट अच्छी क्वालिटी का मिरर लगा लो। इसके जो स्टॉक मिरर हैं वो अच्छे नहीं है, और बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है कि हाई स्पीड में मिरर टूटने या उखड़ने की भी लोगों ने पोस्ट करे हैं। अब वो मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बट स्टॉक मिरर्स पे रॉयल एनफील्ड को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक्सेसरी जो टूरिंग मिरर रॉयल एनफील्ड सेल कर रहा है ना वो 7,000 रुपए के हैं। So next point about Royal Enfield Himalayan 450 which I do not like are these rims. Although ये जो टायर्स है बहुत अच्छे टायर्स है और ये रिम्स भी बहुत ड्यूरेबल रिम्स है, बट ट्यूब रिम होने से नुकसान आपको पता है यार। यू विल गो टू सम ऑफ रोडेड पैचेस लाइक दिस, और इफ यू एंड अप पंक्चरिंग, उसको रिपेयर करना इजी नहीं है। मतलब आपको कई बार तो व्हील पूरा खोलना पड़ जाता है। सो आई थिंक रॉयल एनफील्ड शुड है, अगर they say that जो उनके स्पोक व्हील्स हैं they are still to get the approval from the government, but they should have offered at least an optional alloy wheels, जो कि मे बी फ्रंट में 19 और रेयर में 17 हो सकते थे, क्योंकि 21 इंच का alloy wheels मैंने रेयरली देखे हैं। तो 19 at least optional alloy wheels they could have offered, और let's see how early they can bring those tubeless spoke wheels. But क्या है कि I've already spent 4 lakh rupees on this bike with all these accessories. If they launch let's say 40,000 50,000 रुपीज के वो
ट्यूबलेस रिम्स, देन आई हैव टू अगेन स्पेंड मोर. तो ये जो स्टॉक बाइक में जो ट्यूबलेस व्हील के ऑप्शंस होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. तो मेरी ओनरशिप कॉस्ट तो बढ़ा रहे हैं ना. सो नेक्स्ट पॉइंट हिमालयन 450 के बारे में जो आई डिड नॉट लाइक, वो एक्चुअली में रिलेटेड है इसके थ्रॉटल से. सो राइड बाय वायर थ्रॉटल होने से एक बहुत नया डोमेन ओपन हो जाता है टू ऐड द फीचर्स. आप क्रूज कंट्रोल ऐड कर सकते थे, आप और एक्स्ट्रा राइडिंग मोड्स ऐड कर सकते थे, जैसे रेन मोड, मे बी ऑफ रोडिंग, डेडिकेटेड ऑफ रोडिंग मोड. बट रॉयल एनफील्ड ने ऐसा कुछ नहीं किया. खास करके आई थिंक क्रूज कंट्रोल अगर देते तो बहुत अच्छा होता. एक चीज जो मुझे इसके डिजाइन के बारे में थोड़ी सी वियर्ड लगी है, वो इसका जो फेंडर है, ये वाला फेंडर ना काफी हिलता है जब आप बाइक चलाते हो. तो ये जो नंबर प्लेट का ये है ना, ये इस पे लड़ता है, मेरा भी लड़ता है, ये सबका लड़ता ही लड़ता है. अगर आप बिना फ्रेम के नंबर प्लेट माउंट कर रहे हो ना, तो ये पूरा मार्क छोड़ देता है. तो इसका जो पोजीशन है नंबर प्लेट का, ये कहीं और पे भी डिजाइन किया जा सकता था. ये कुछ ऐसे डिजाइन करते कि ये प्रॉब्लम नहीं आती. ये मेरी तरफ से कुछ पॉइंट्स थे जो आई रियली लाइक अबाउट द हिमालयन 450, और जो पॉइंट्स आई डू नॉट लाइक, जिसमें कि मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स ऐसे हैं जिनमें रॉयल एनफील्ड इंप्रूव कर सकता है. हो सकता है आने वाले टाइम पे इंप्रूव कर दे, या फिर नेक्स्ट वर्जन पे इंप्रूव कर दे. फॉर एग्जांपल ट्यूबलेस रिम्स में भी आने वाले टाइम पे हिमालयन एक स्पोक व्हील्स के साथ आने लगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि स्क्रैम 450 में जो स्पाई शॉट्स में 19 इंच के ट्यूबलेस रिम्स ऑलरेडी स्पाई हुए हैं. उसके अलावा जैसे कि एडजस्टेबल लीवर्स में भी हिमालय बाद में एक्सेसरी में ऑफर कर दे. कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ओवर द टाइम वो अपग्रेड कर सकते हैं. तो ये चीज़ें मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो में इसलिए डाली क्योंकि जब मैं इसका रिव्यू बनाऊंगा तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा. मैं वहाँ पे बेसिकली ओनरशिप एक्सपीरियंस कैसा रहा है, और ओवरऑल बाइक परफॉर्मेंस में, इंजन ट्रैक्टेबिलिटी में कैसी है. अभी ये सब कुछ कवर करने के बाद एक पॉइंट मेरे पास एक ऐसा है जो आई डोंट नो बहुत सारे लोग इससे रिलेट करेंगे कि नहीं करेंगे, जो कि डिजिटल कंसोल के बारे में है. तो जो मैं पॉइंट मेंशन करने जा रहा हूँ, बहुत सारे लोग इससे ना अग्री नहीं करेंगे, आई नो दैट. बट पॉइंट ये है कि जब हिमालय की 411 आती थी, उसका जो स्पीडोमीटर था ना, उसमें आरपीएम मीटर के लिए एक अलग गॉज था, स्पीड के लिए एक अलग गॉज था, और एक अलग से एलसीडी यूनिट थी जिसमें कि गियर, टाइम एंड ऑल दोस थिंग्स, ट्रिमीटर कम. अभी इसमें क्या है कि एक सिंगल टीएफटी यूनिट है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है. यहाँ तक कि आपका लेट्स से इफ आई गो टू न्यूट्रल, सो न्यूट्रल का इंडिकेटर, और इफ आई गिव इंडिकेटर, सो इंडिकेटर का जो सब इसी में आ रहा है. अभी इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि अब ये टीएफटी यूनिट है तो डिस्प्ले तो टूटती है यार. हमारे फ़ोन की डिस्प्ले टूट जाती है, लैपटॉप की टूट जाती है. तो ये तो एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा बाहर रहेगी, एक्सपोज्ड है. तो अगर इनकेस यू ब्रेक दिस, आप ना, आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलने वाली है, ना कि न्यूट्रल की, ना कि इंडिकेटर की, ना कि इंजन वार्निंग की. सो व्हाट आई थिंक इज कि एटलीस्ट रॉयल एनफील्ड एक काम ये कर सकता था कि न्यूट्रल और इंडिकेटर को एक लाइट्स ना अलग से दे सकता था. क्योंकि मैंने बहुत सारी एडवेंचर बाइक्स में ऐसा ही देखा है, ऑल्दो दे गिव टीएफटी लाइट, टीएफटी डिस्प्ले, बट जो की सिग्नल्स हैं जैसे कि न्यूट्रल हो गया, इंजन वार्निंग, एबीएस और इंडिकेटर, और हजार्ड भी, दिस हैज हजार्ड, वो अलग से अलग इंडिकेटर्स होते थे. मे बी यहाँ पे एक स्पेस हो, यहाँ पे दे सकते थे. उससे क्या होता है कि इन केस इफ यू ब्रेक योर डिस्प्ले और सम और द अदर रीजन डिस्प्ले डजंट वर्क. क्योंकि मैंने XBHP पे कई लोगों ने चीज़ बोली कि एक दो लोग ऐसे हैं जिनकी डिस्प्ले खराब हुई है. एटलीस्ट न्यूट्रल और इंडिकेटर की वार्निंग तो आपको मिलेगी. क्योंकि क्या है कि इंडिकेटर भी, और एक और चीज़ मैं बोलूँगा कि एक छोटा सा बजर मैन्युफैक्चरर्स को ऐड करना चाहिए, बहुत ही छोटा सा बजर जो आपको सुनाई दे, जैसे कार में होता है एटलीस्ट इंडिकेटर के लिए. तो ये मैं ना ही प्रो में मान रहा हूँ, ना ही कॉन में मान रहा हूँ, ना ही मैं इसको थिंग्स आई हेट. आई रियली लव दिस कंसोल. तो दिस इज जस्ट अ नोटेबल पॉइंट व्हिच आई वांटेड टू मेंशन इन द वीडियो. So guys, let's end this video here. Hope you liked it. जो पॉइंट्स मैंने जो पॉइंट्स आई लव अबाउट दिस बाइक और जो पॉइंट्स आई डू नॉट लव अबाउट दिस बाइक इज टोटली अपॉन माय ओन एक्सपीरियंस, और जो मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 10-15 साल में मोटरसाइकिल चलाने का. ओवरऑल नेगेटिव और पॉजिटिव हर प्रोडक्ट का एक पार्ट है, बट ओवरऑल आई रियली लव इट. और आफ्टर ओनिंग हिमालयन 411 आई नेवर थॉट कि मैं रॉयल एनफील्ड की ही बाइक पे अपग्रेड करूंगा. बट दिस बाइक वाज सो ब्यूटीफुल मेड, so tractable. That is the one reason I again went for Royal Enfield.
सो या एट दिस नोट आई विल एंड दिस वीडियो हियर। पूरा जो डिटेल में एक रिव्यू है वो मैं कुछ अगले नेक्स्ट 10 या और 5 to 10 days में लेके आऊँगा। और उसके बाद आई विल कवर वन वीडियो जिसमें मैं सारी एक्सेसरीज के बारे में बात करूँगा। और अभी तक ये बाइक ऑलमोस्ट स्टॉक है और इसमें ओनली OEM एक्सेसरीज ही ऐड ऑन करी गई है। तो आपका भी कोई अगर कमेंट हो, कोई फीडबैक हो या कोई रिक्वेस्ट हो, आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। और डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर वीडियो। योर लाइक, योर शेयर और योर सब्सक्राइब विल वर्क एज अ मोटिवेशन फॉर अस। और हाँ, थोड़ा सा सॉरी ये बैकग्राउंड के लिए, मतलब वी केम वेरी फार फ्रॉम आवर होम टू शूट दिस वीडियो, बट ठीक है, थोड़ा रात हो गई है। तो चलिए, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।